हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगर मैं बात करूँ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट से है, इससे आपका क्वेश्चन आना मस्ट है। एक लॉन्ग मेनली आपका बन सकता है इससे फ्रैक्चर का या फिर ओस्टियो डिजीज़ से, जैसे कि आपका कोई भी ओस्टोमलेशिया या पेगेट डिजीज़ या ओस्टोपोरोसिस या फिर एथराइटिस। तो ये सारी आपकी मेन डिजीजेस हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ जो नॉर्मली आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, वो आपके ब्रूसाइटिस, साइनोसाइटिस, ओस्टोमलाइटिस और आपके कुछ और डिजीजेस या फिर उनके सर्जिकल या मेडिकल मैनेजमेंट। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे अभी आ जाती है एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको गेट पता होना चाहिए, GAIT, जिसमें आप मैनर ऑफ एक्टिविटीज़ देखते हो, उनका कोऑर्डिनेशन देखते हो मसल्स का, साथ ही साथ आप उसके अकॉर्डिंग स्कोर करते हो। अभी हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इसमें फेजेस भी आपके आते हैं और साथ में इसके आपके पॉइंट्स आते हैं, मतलब कि जो डिवीजन करने के बाद में आते हैं वो आपके कुछ पॉइंट्स भी आते हैं। साथ ही साथ में आपको ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस पता होने चाहिए, जो कास्ट और जो आपके स्प्लिंट और ट्रैक्शन में आते हैं, और आपको कॉन्टूशन पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेन है जो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मेंशन है। वैसे तो सिलेबस में आपके कुछ ही पॉइंट्स हैं, बट मैंने इनको डिवाइड कर दिया कि आपके लिए मेन लॉन्ग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर शॉर्ट के लिए क्या है, फिर वेरी शॉर्ट के लिए क्या है। वैसे तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो यूनिट है वो इजी है, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूँ ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टोमलाइटिस तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको मेन जो डिजीज़ का डेफिनेशन या फिर जो मेन डिजीज़ का मीनिंग वो पता है, तो फिर आप ना कन्फ्यूज़ हो गए, फिर उस अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो मेन आप डिजीज़ को समझने की कोशिश करिए। कोई भी यूनिट है, अगर आपको डिजीज़ समझ में आ रही है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका कोई भी डाउट हो यूनिट से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट AHS से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So without wasting our time, let us start our unit मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो सबसे पहले आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो आपके ट्रॉमा की वजह से डिजीज़ कंडीशन आ रही, जैसे कि डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्टूशन, एम्पुटेशन। और मैं इसी में आपको बताना चाहूँगी जो फ्रैक्चर है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट्स आपके शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्स्ट्रा में ऐड करा है गेट पॉइंट को भी, क्योंकि वो आपको शॉर्ट में कभी कभी वेरी शॉर्ट में आ जाता है। फिर आपके मस्कुलोस्केलेटल, मतलब कि जब आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस या फिर ट्यूमर्स हो जाते हैं, उनसे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ओस्टियोमलाइटिस पढ़ना है, आपको ट्यूमर पढ़ना है। वैसे एक बात बता दूँ, ट्यूमर आपका AHN1 में नहीं AHN2 में आएगा। अगर आप ट्यूमर या फिर कैंसर स्किप कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी आपकी AHN2 में आएगी, दैट इज़ BSc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। फिर आपके ऑर्थोपेडिक्स आएंगे। ऑर्थोपेडिक्स में आपके कास्ट आ जाता है, स्प्लिंट आ जाता है, ट्रैक्शन आ जाता है, क्रच वॉकिंग आ जाती है। क्रच वॉकिंग आपका जब वाइवा होता है तब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी ड्यूटी लग रही है तो क्रच वॉकिंग आपसे पूछ लिया जाएगा। मेनली टाइप ऑफ क्रचेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपके इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा, तो ब्रूआइटिस मिलेगा, साइनोसाइटिस मिलेगा, अर्थराइटिस मिलेगा। आप जैसे कुछ मेंशन से स्पेशल थेरेपीज़, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, ये लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो आपके बोन डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोमलेशिया, पेगेट डिजीज़, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोमलाइटिस में। तो यही पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी, ओस्टियोमलाइटिस आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ओस्टियोमलेशिया आपकी मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। फिर आपके कुछ स्पाइनल कॉलम के डिफेक्ट्स आते हैं, उनके भी डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, जैसे कि आपका एक इंपॉर्टेंट है पॉट स्पाइन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आपको पेगेट डिजीज़ में मिलेंगी। ये आपका मेनली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का क्या है, सिलेबस है जो आपके INC के द्वारा है। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। वन शॉट कवर अप करना मुश्किल है, क्योंकि डिजीज़ में बहुत डिटेलिंग करनी होती है। इसके कुछ पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 वीडियो आज है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिजीज़ कंडीशन से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर को। फ्रैक्चर, तो सबसे पहले आपको पता है फ्रैक्चर होता क्या है।
बोन का ब्रेक होना मतलब कि जो आपकी हड्डी है, बोन है, उसका टूट जाना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। सिंपल भाषा में आपको फ्रैक्चर का मतलब पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो। फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूट जाना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। डेफिनेशन क्या है? अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन एंड इट्स डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप एंड एक्सटेंट। अब सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर क्या है? जो आपकी बोन की कंटिन्यूटी थी उसका ब्रेक हो जाना। अब बोन आपका यहाँ से कंटिन्यू होकर यहाँ तक एंड हुआ था, बट यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब कि टियोलॉजी क्या है? तो इसके दो कॉज आते हैं, एक आपका प्राइमरी है, एक आपका सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से होगा। ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब कि आपका एक्सीडेंट, आप गिर गए, या फिर आपको कोई वुंड हुआ है, या फिर आपको कोई और इंजरी हुई है, या कोई और एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से आपका ब्रेक हुआ है कंटिन्यूटी ऑफ बोन में, उसकी वजह से अगर आपको फ्रैक्चर हो, वो आपका सारा आता है प्राइमरी कॉज में। प्राइमरी में मेन आपको याद रखना आपकी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से होता है। सेकेंडरी में आपको कोई बोन डिजीज़ हुई थी, जैसे कि आपको कोई बोन का कैंसर हुआ था, या फिर आपको मेटाबॉलिक डिजीजेज हुई थी, या फिर बोन में इन्फेक्शन हुआ था, या फिर बोन में इन्फ्लामेशन हुआ था। जैसे कि आपके आते बोन में कैंसर हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोमलेशिया हो गया। तो ये क्या थे? आपके कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज़ थे आपके फ्रैक्चर के। फिर आपके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के आते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब कि आपके क्लिनिकल साइट्स के आते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पेगी डिजीज़, नियोप्लाज्म, सिस्टिक बोन डिजीज़, प्राइमरी बेनाइन बोन ट्यूमर, प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर, इन्फेक्शन और इरेडिएशन। अब आप देख रहे हो कि कॉजेज़ और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के आप पे कितने ज़्यादा मेंशंस हैं, राइट? लेकिन मैंने कुछ 3 से 4 इसमें मार्क करे, क्योंकि मैंने यही प्रिपेयर करे थे। अब आपके सामने और आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसमें से कितने एग्ज़ाम तक याद कर सकते हैं, कितने आपको रिवाइज करने या फिर कितने आपके लिए ईजी हैं। जैसे कि मैं अपना सिंपल से बता रही हूँ, मैंने रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस और इन्फेक्शन ही प्रिपेयर करा था कि मैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में इन 4 पॉइंट्स को लिख दूँगी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपका आता है फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस। अब फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली हम लोगों का जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो कैसे आपकी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्रैक्चर में हेमाटोमा होगा, आप ये फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू होगा, फिर कैलस का फॉर्मेशन होगा, फिर ओसिफिकेशन होगा, फिर कॉन्सोलिडेशन होगा, फिर रीमॉडलिंग होगा। ये फ्रैक्चर का हीलिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रैक्चर का। इसी की वजह से आपका जो बोन है वो आपकी रीमॉडलिंग कर पाती है, मतलब कि फिर से वो बोन बन पाती है। वो जो पॉइंट था, जो स्टेज थी जहाँ पे ब्रेकेज था, जहाँ पे वो ऐसा प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे उसने सेल्फ हील करा और अपने आप को रीमॉडल करके प्रिपेयर करा। तो ये है आपका फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस। उसके बाद में सबसे पहले आप फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस में इस तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आफ्टर दैट आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, फिर हर एक पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करना है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपका है फ्रैक्चर हेमाटोमा। जब फ्रैक्चर होता है तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब क्या है? जब ब्लड वेसल स्ट्रक्चर होती है तो ब्लीड होगा, ब्लड निकलेगा, उसी में आपका फॉर्मेशन होता है हेमाटोमा का। वो आपके जितने भी एंड के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे बनता है। ये आपका मेनली लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपका 72 आवर्स में बन जाता है, मतलब कि जैसे इंजरी होगी उसके 72 आवर्स में आपको हेमाटोमा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर लिया। कभी एमसीक्यू में या वाइवा में पूछ लेते हैं कि आपका फ्रैक्चर हेमाटोमा कब बनता है, तो इंजरी के 72 आवर्स बाद बनता है। फिर सेकेंड आपका आता है ग्रैनुलेशन टिश्यू। इस स्टेज में क्या होता है? आपका फेगोसाइटोसिस एब्जॉर्ब होता है और लोकल नेक्रोसिस अकर होती है। लोकल नेक्रोसिस का मतलब है जो सेल होते हैं उनका डेड होगा। इसमें आपका जो फेज़ है वो 3 से 14 पोस्ट इंजरी चलता है, मतलब कि आपको चोट अगर आज लगी है तो उसके 14 दिन तक आपका ग्रैनुलेशन टिश्यू चलेगा। उसके बाद में आपका आता है कैलस फॉर्मेशन। कैलस का मतलब क्या होता है? इसमें आपके मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपके कुछ मेन मिनरल्स आते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, और कुछ आपके सॉल्ट्स अलग से भी ऐड ऑन होते हैं। अब मैं सिंपल बता रही हूँ, जो आपके बुक में मेंशन है इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में मैं आपको मेन पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। जो कैलस होता है वो आपका मेनली कार्टिलेज, ओस्टियोब्लास्ट और कैल्शियम फॉस्फोरस से बना होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ना, कैलस में कंपोनेंट, कैलस के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? तो कैलस का कंस्टिट्यूएंट आपका है कार्टिलेज, ओस्टियोब्लास्ट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
यह आपका सेकेंड वीक, मतलब कि जब इंजरी हो जाती है उसके सेकेंड वीक पे आपको कैलस फॉर्मेशन मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑसिफिकेशन का। ऑसिफिकेशन आपका कैलस के बाद होता है, इसमें हफ्तों से महीने का वक्त लग जाता है। जैसा फ्रैक्चर वैसा ऑसिफिकेशन का टाइम रहता है। इसमें फ्रैक्चर को हील करना होता है, मेन काम ऑसिफिकेशन का होता है। इसमें फ्रैक्चर आपका मेनली हील होता है, इसमें 3 हफ्तों से 6 महीने का वक्त लग जाता है। फिर आपका आता है कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका कैलस है वो कंटिन्यू डेवलप करता रहता है, जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं उनमें डिस्टेंस क्रिएट करता रहता है। फिर आपकी स्टेज और लास्ट स्टेज आती है रीमॉडलिंग की, जिसे आप कह सकते हैं कि जो फ्रैक्चर है आपका है उसका रिपेयरिंग हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके बोन टिश्यूज़ थे फाइनल स्टेज पे बोन हील हो जाएंगे, जितना भी इंजरी थी वो कवर अप हो जाएगी, स्ट्रेंथ और जो शेप है वो पहले जैसा हो जाएगा। रीमॉडल का मतलब है जैसे पहले था सब कुछ वैसा फिर से बन जाना। अब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस आए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर से उस चीज़ को कवर अप कर देना। तो मेन आपके जो बुक में मेंशन है वो ये सारे पॉइंट्स थे, और डिटेलिंग भी बुक में मेंशन है तो हमने उसी अकॉर्डिंग डिस्कस करा है। फिर हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आपका जनरल क्लासिफिकेशन। मैं आपसे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, फ्रैक्चर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, नाम से एकदम क्लियर हो जाएगा अभी। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, फिर अभी हम लोग डायग्राम पर भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है जनरल क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर्स के। तो फ्रैक्चर्स आपके जनरल में 4 आते हैं। एक आपका आता है क्लोज्ड, दूसरा आपका आता है ओपन, तीसरा आपका आता है पार्शियल, चौथा आपका आता है कंप्लीट। नाम से पता चल रहा है कि क्लोज्ड फ्रैक्चर मतलब कि हड्डी आपकी टूटी है अंदर से, लेकिन जो स्किन ऊपर की है वो नहीं, मतलब फटी है ना, उसके बाहर से आपको पता चल रहा है, बस अंदर से बोन ब्रेक हुई है और स्किन में कोई भी पेनिट्रेट नहीं हुआ है, कोई भी कट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओपन में क्या होता है, जो आपकी स्किन का फ्रेगमेंट है वो भी पेनिट्रेट करेगा, वो भी आपका बोन जब ब्रेक हुए तो बोन बाहर निकलेगी तो वो स्किन भी वहाँ पे स्किन भी आपके ब्रेक होगी। तो क्लोज से मतलब पता चल जाएगा कि वो अंदर है, मतलब सिर्फ बोन में हुआ है, स्किन में नहीं हुआ है। ओपन का मतलब क्या होता है, स्किन भी पेनिट्रेट करेगी। फिर आपका आता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है जो आपका बोन है वो आपका कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है। कंप्लीट में क्या होता है, बोन आपका कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। फिर आपका आता है फ्रेगमेंट के हिसाब से। तो पहला पॉइंट आपका है कम्युनिटेड। इसमें क्या होता है, जो बोन है वो आपके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर आपका सेकंड पॉइंट है इम्पैक्टेड। इसमें जो बोन है उसका एक फ्रैगमेंट फोर्सफुली दूसरे अनदर वाले को तोड़ देता है। फिर आपका आता है एंगुलेटेड। इसमें क्या होता है, एक एंगल लाई करता है जिसकी वजह से दोनों बोन में फ्रैगमेंट्स में ब्रेकडाउन होता है। फिर आपका आता है डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं नहीं कि हड्डी हिल गई है या फिर हड्डी दूसरी जगह सर हो गई है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस्ड। नॉन डिस्प्लेस्ड क्या होता है, 2 सेक्शन में एक नॉर्मली अलाइनमेंट हो जाना बोन का। फिर ओवर राइडिंग का मतलब होता है ओवरलैप, मतलब कि एक बोन के ऊपर दूसरी बोन का चढ़ जाना। फिर सेगमेंटल मतलब कि सेगमेंट में टूटना, जैसे ये देख रहे हैं ना डायग्राम, सेगमेंट में टूट रहे हैं। फिर आपका आता है एवल्यूज्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो फ्रैगमेंट टूट रहे हैं वो एक पुल्ड पोजीशन करके ही ब्रेक होंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर लाइन पे, मतलब लाइन के बेसिस पे कैसे हो रहा है। तो पहला आपका है लीनियर, या आपका पैरेलल एक्सिस में होगा, मतलब कि जो बोन की एक्सिस है उस पर होगा। फिर आपका है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा लेकिन पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर में हम लोग ऑलरेडी पैरेलल ले चुके हैं। ऑब्लिक, ये आपका 45 डिग्री पे होगा। फिर आपका आता है स्पायरल, ये आपका ऑब्लिक एंगल करेगा लेकिन ये क्रिएट करेगा पूरा स्पायरल पैटर्न, मतलब कि पूरा घूम के ब्रेक करेगा। ट्रांसफर में ये आपका राइट एंगल में ही ब्रेक होगा। अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो नॉर्मल आपकी बोन नॉर्मल है, ट्रांसफर्स में इस तरीके से आपकी ब्रेक होगी। ऑब्लिक में आपका ट्रांसफ़र करेगी लेकिन पूरा ऑब्लिक मतलब पूरा कवर करेगी बोन को। स्पाइरल में आपका इस तरीके से स्पाइरल रहेगा, स्पाइक करके करेगा। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल के साथ में घूम के करना। कमिटेड में देख रहे हो किस तरीके से आपका ब्रेक हो रहा है, मतलब कि एक बोन कितने डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो रही है। सेगमेंटल में मतलब आपको सेगमेंट्स मिलेगा। एवल्यूज्ड में क्या कहा था कि आपका नॉर्मल पोजीशन रहेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका फ्रेगमेंट पुल्ड आउट होगा जो कि आपका साइड का रहेगा। इम्पैक्टेड रहेगी। इम्पैक्टेड में हम लोगों ने डिस्कस करा था जो आपकी बोन फ्रेगमेंट है वो फोर्स्ड फुली
ब्रेक डाउन होगी, यहाँ पे फोर्स प्रेशर की वजह से होगा। टोरस है, टोरस आप देख रहे हैं कि बोन का यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, इसलिए मैंने पेंसिल से मार्क करा, जो डिफरेंस रहे वो आपको पता चले। ग्रेन स्टिक में आपका ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो बोन की कंटिन्यूटी होगा आपका साइड अलाइन शॉर्ट में ब्रेक डाउन होगा। ये आपका डायग्राम है फ्रैक्चर टाइप्स का। अगर ना आपको सारे क्लासिफिकेशन याद हो, बट आपको मेन याद होने चाहिए। मेन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपल, कंपाउंड, इनकम्प्लीट, कंप्लीट पता होना चाहिए। आपके जितने भी फ्रैक्चर लाइन है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रैगमेंट पोजीशन में आपको मेनली 4 पता होने चाहिए, जैसे कि कम्यूटेड के बारे में पता होना चाहिए, इम्पैक्टेड के बारे में पता होना चाहिए, एवल्यूज्ड के बारे में पता होना चाहिए, डिस्प्लेस्ड के बारे में पता होना चाहिए। बाकी ओवर राइडिंग आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि फ्रैगमेंट ओवरलैप हुआ है। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। अब फ्रैक्चर हुआ है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे? तो सबसे पहले तो पेन मिलेगा, बहुत ही सीवियर पेन होगा। वो पेन ऐसा होगा कि आप वहाँ पे ज़रा सा भी मूवमेंट कर रहे हो तो पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा। फिर डिक्रीज्ड फंक्शन। डिक्रीज फंक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपके हाथ के बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे काम है, लेकिन अगर आपका हाथ टूट जाएगा तो जितने भी आपके फंक्शन एक्टिविटीज़ है वो सारी क्या हो जाएंगी? रुक सी जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। तो वही फंक्शन के एक्टिविटीज़ के बारे में कहा गया है कि वो सारी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज्ड हो जाएंगी। फिर क्या है, आप एबिलिटी लूज़ कर दोगे, जिससे वेयर नहीं कर पाओगे वेट को। मतलब कि कोई भी अफेक्टेड पार्ट है तो उस पार्ट, ऑफ कोर्स ये बात है, जब आपका हाथ टूटे या फिर पैर टूटे तो आप वेट कैसे उठाओगे? कैसे आप अपनी पूरी बॉडी का वेट अपने पैरों पे डाल सकते हो? तो वो सारी चीज़ें भी आपको उस टाइम पे फेस करनी पड़ेगी। आपको बोन डिफॉर्मिटी में भी ना भी दिखे, मतलब कि अगर आपका जो फ्रैक्चर है वो क्लोज्ड हुआ है तो वो आपको नहीं दिखेगा। फिर आपको स्वेलिंग होगी, जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई है बहुत ही सीवियर होता है। जॉइंट का डिसलोकेशन होगा, डिफॉर्मिटी अकर होगी, ब्रूशिंग अकर होगी, एबनॉर्मल पोजीशन हो जाएगा एक्सट्रीमिटी का, इम्पेयर्ड सेंसेशन होगा, टिंगलिंग मिलेगा, हाइपोटेंशन होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट करा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि फ्रैक्चर में हाइपोटेंशन कैसे। तो हाइपोटेंशन इसलिए क्योंकि आपका जो ब्लड लॉस है वो सीवियर स्टेज में होता है। फिर आपका लॉस होगा डिस्टल पल्स का, जितने भी आपके डिस्टल पल्सेस मिलते हैं वो सारी आपको उस टाइम पे नहीं मिलेंगे। फिर आपका आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप पेशेंट की क्या कलेक्ट करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में कलेक्ट करना क्या होता है कि आपका कैसे फ्रैक्चर हुआ, मतलब कंडीशन क्या थी, एज क्या है, आपकी डाइट क्या है, इस अकॉर्डिंग आप हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एक्सरे कराएंगे जहाँ पे भी अफेक्टेड पार्ट है, उस जो भी जॉइंट है उसका। फिर बोन स्कैन कराएंगे जिससे आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर पता चल जाए। आप सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। तो ये बोन टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चारों ज़रूर लिखना है, एक आपका एक्सरे, बोन स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई। फिर मैनेजमेंट करेंगे फ्रैक्चर का, जिसकी एक ट्रिक है, उसका है राइस, दैट इज़ RICE। तो कोई भी पेशेंट को अगर फ्रैक्चर हुआ तो सबसे पहले आप पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके पैर में फ्रैक्चर है और आप उससे कह रहे हैं नहीं चलो, नहीं चलो, चल सकते हो, मतलब गलत काम के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, फिर क्या होगा? उससे उसको ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा इंजरी होगी और ज़्यादा आसपास के टिश्यूज़ में नेक्रोसिस अकर होगा। इसीलिए आपको क्या कराना? पेशेंट को रेस्ट कराना है। R से आपका रेस्ट है, I से आपका इमोबलाइजेशन है। इमोबलाइजेशन में क्या है? अगर आप ध्यान दो फ्रैक्चर के बाद भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, इसीलिए आपको क्या ऑर्थोपेडिक का यूज़ करना है। कास्ट, आपको प्लास्टर चढ़ा देना है जिससे पर्सन मूवमेंट ही ना कर पाए। स्प्लिंट का यूज़ करना है, स्लिंग का यूज़ करना है, ट्रैक्शन का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे रिपेयर जल्दी हो जाता है। आपको कंप्रेशन करना है, C से, RIC, C से आपका आता है कंप्रेशन, जिससे स्वेलिंग आप रिड्यूस कर लेंगे। फिर आपका आता है E का मतलब होता है एलिवेशन। ये क्या करता है? जो भी स्वेलिंग होती है उसको लिमिटेड कर देता है। इसका मेन आपको क्या होता है? आपको जो पर्सन है उसके जो भी फ्रेगमेंट है उसको अलाइन करना होता है, इमोबलाइज को आपको मेंटेन करना होता है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको फ्रैक्शन रिडक्शन करना है, जिसमें क्या होता है? आप सेटिक करोगे बोन को। बोन को सेट का मतलब क्या होता है? एक फ्रैक्चर मैनेजमेंट केस आता है जिसमें आप इनको मैनेज करोगे। अब फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो आपके 2 ट्रीटमेंट आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है फ्रैक्शन रिडक्शन, उसके अंदर आपके सब पॉइंट्स आते हैं, क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन,
ट्रैक्शन। अब इसमें बात क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था फ्रैक्चर रिडक्शन क्या होता है, हम लोग बोन को सेट करेंगे, मतलब कि हम लोग सर्जरी का यूज़ करेंगे और बोन जो हम लोगों की ओवरलैप हुई है, फिर ब्रेक हुई है, फिर कुछ भी है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसमें आपके 2 पॉइंट आता है मेनली, एक आपका होता है क्लोज्ड, एक आपका होता है ओपन। क्लोज्ड का मतलब है कि हम लोग स्किन को कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ओपन का मतलब है हम लोग स्किन को कट करेंगे सर्जरी प्रोसीजर के थ्रू से, फिर हम लोग फिट करेंगे बोन को। ट्रैक्शन में क्या होता है, आप बाहर से अप्लाई करते हो प्रेशर। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में ही हम इमोबिलाइजेशन का यूज़ करोगे, जिसमें आप कास्ट स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हो। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट आता है फिक्सेशन डिवाइसेस। ये भी आपके 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल है तो आप आउटसाइड ही डिवाइस को यूज़ करोगे, और इंटरनल फिक्सेशन है तो आप इंटरनल डिवाइस को यूज़ करोगे, जैसे कि आप स्क्रू का यूज़ करोगे एक्सटर्नल में। और इंटरनल में आपका आ जाएगा जैसे कि आपने कोई रॉड डाली है, क्योंकि बहुत आप केसेस देखोगे ओटी ऑर्थो में तो इस तरीके से आपको मिलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा रिडक्शन और फिक्सेशन में कन्फ्यूज़न होता है। रिडक्शन में हम लोग सर्जरी करते हैं, 2 टाइप की आती है, क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड का मतलब है हम लोग स्किन को कट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, और इसमें हम लोग कास्ट स्प्लिंट और अदर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ये पॉइंट आपके बुक में मेंशन है। ओपन में क्या हम लोग सर्जिकल का यूज़ करते हैं, हम लोग पहले तो स्किन को ओपन करेंगे, फिर पिन का, वायर का, स्क्रू का, प्लेट्स का, नेल्स का यूज़ करेंगे, रॉड्स का यूज़ करेंगे, फिर अपने बोन को फिक्स करेंगे। फिर फिक्सेशन आता है, फिक्सेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, आपने बाहर से कर दिया, जैसे कि आपने कास्ट का यूज़ कर दिया। इंटरनल में आपका आता है जैसे कि आप अंदर से स्क्रू या प्लेट का यूज़ कर रहे हो। फिर आपका आता है फिक्सेशन में। फिर आपका आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपके 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सर्जिकल डिब्राइडमेंट और इरिगेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग पेशेंट को सर्जिकली रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड को, जो एक्सुडेट फॉर्म हो जाता है उसको, साथ ही साथ हम लोग जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको भी रिमूव करते हैं उस टाइम पे। इमोबिलाइजेशन का मतलब हम लोग कास्ट स्प्लिंट का यूज़ करके एकदम इमोबिलाइज कर देंगे। डिब्राइडमेंट का अगर कभी भी कन्फ्यूजन है तो ये समझ लीजिएगा, जो स्किन अराउंड वुंड होती है उसको हमें क्लीन और डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत होती है। एक ट्रिक है रॉकफाई। रॉकफाई मतलब कि आपका जो रिडक्शन है उसमें ओपन क्लोज आता है, फिक्सेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल आता है, और बाकी आप नाम से एकदम क्लियर है। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट को। वैसे तो नर्सिंग मैनेजमेंट बुक में नहीं मेंशन है, बट नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस करोगे पेशेंट की कंडीशन को, असेस करोगे पेशेंट के वाइटल साइंस को। उसमें हम लोग पेन को मेनली असेस करेंगे। आफ्टर दैट पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि कैसे आपको इमोबिलाइज रखना है, कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे आपको डाइट मेंटेन करना है, आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको कौन सी मेडिसिन लेने हैं, कैसे आपको अपनी केयर रखनी है। प्रोवाइड करोगे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि वो हॉस्पिटल में तो उनको एंजाइटी होगी, पेशेंट को स्लीप में कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ना आगे चल के बने, तो उसके लिए आप उनको प्रोवाइड करोगे काम इन्वायरमेंट। पेशेंट को अदर एक्टिविटीज़ में भी आप इंगेज रखोगे, जैसे वो अपने फ्रैक्चर से ध्यान हटा के रहें। तो ये आपके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट्स के पॉइंट्स रहेंगे। फिर आप लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आपके कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। सबसे पहला मैं इसकी एक ट्रिक बताएंगे, AISAR, मतलब कि आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एक्यूट पेन का, फिर लिखेंगे इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का, फिर सेल्फ केयर डेफिसिट का, फिर एंजाइटी का, फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन का। एक्यूट पेन की अगर मैं बात करूँ तो इसके स्टेटमेंट है, एक्यूट पेन related to injury in lower extremity as evidenced by pain scale score is 3. Impaired physical mobility related to fracture as evidenced by patient cannot able to walk. Self-care deficient related to lower limb fracture as evidenced by patient cannot able to brush itself. Anxiety related to disease process as evidenced by patient facial expression. Risk for infection related to presence of invasive lines as evidenced by redness. यह आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हैं। फिर आपका आता है कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर का। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सर्जरी प्रोसीजर है तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। इम्बोलिस का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो इधर उधर मूव कर सकता है। थ्रोम्बोसिस वहीं आपका एक जगह स्टक रहेगा और आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, इवन दो डेथ भी कॉज करता है। तो थ्रोम्बोसिस आपको वेन में मिलेगा, एम्बोलिज्म आपका फैट से डेवलप होगा। अब मेन इसमें आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाइवा में बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको सेपरेट में पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपका वेरी शॉर्ट में आ जाता है। और अगर फ्रैक्चर आपका लॉन्ग में आ रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस लिखना है और कंपार्टमेंट सिंड्रोम को भी लिखना है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मतलब होता है कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है आपके मसल्स कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाता है। सिंपल सा मैंने लिखा है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपका मसल्स के कंपार्टमेंट के बीच का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, फिर ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाता है। ये होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपको 6 पीस मिलेंगे, मतलब कि 6 पी। इसमें सबसे पहला है पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया, पेन, प्रेशर, पेलर, पैरालिसिस, पल्स लेसनेस, ये आपके 6 कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। अगर आपसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम पूछो तो डेफिनेशन के बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हेडिंग मेंशन करके आप ये 6 पीस को मेंशन करेंगे। और कभी भी एग्जाम में आपसे 6 पीस पूछा गया तो आप ये 6 पी को मेंशन करेंगे। फ्रैक्चर टॉपिक कंप्लीट हो गया। फ्रैक्चर टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अब हम कुछ शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि गेट। तो गेट क्या है? गेट आपको मैनर और वॉकिंग को चेक करता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी है। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन देखते हैं मस्कुलोस्केलेटन और नर्वस सिस्टम का। तो गेट में आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये मैनर ऑफ वॉकिंग के लिए है, मोटर एक्टिविटी जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स हो रही है, कोऑर्डिनेशन मस्कुलोस्केलेटन और नर्वस सिस्टम का। गेट में आपके 2 फेज आते हैं, एक आपका होता है स्टांस फेज, एक आपका होता है स्विंग फेज। 60% आपको स्टांस फेज मिलता है और 40% आपको स्विंग फेज मिलता है। अब ये स्टांग फेज और स्विंग फेज होता क्या, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टांग फेज का मतलब होता है जो आपके पैर फुट हैं वो कांटेक्ट में रहेंगे आपके ग्राउंड में। और आप अगर ध्यान दो 24 घंटे में ज़्यादातर आपका जो लेग मतलब जो जिसको हम लोग कहते हैं नहीं पैर फुट तलवे, वो आपके कांटेक्ट में रहते हैं ग्राउंड के। और मोस्टली 40% मतलब ऐसा स्विंग फेज आएगा, मतलब कि आपके पैर उसके कांटेक्ट में नहीं होंगे। इसमें भी आपके 3 टाइप्स के आते हैं, एक आपका होता है इनिशियल स्टेज, एक आपकी होती है मिड स्टेज, एक होती है आपकी टर्मिनल स्टेज। फुट जब आपके ग्राउंड में रहेंगे तो इसके आपके 4 आते हैं। एक होता है सबसे पहले आपका हील स्ट्राइक करेगा, मतलब कि जब आप पैर रखते हो क्या सबसे पहले जो हील्स हैं वो रखते हो, उसके बाद में फुट फ्लैट होता है, फिर हील हटाते हो, फिर टो ऑफ होता है। अब यही स्टेप को एक बार आप पैर रख के देखिएगा। सिंपल सी बात है, इसमें सबसे पहले जब आप पैर रखते हो हील रखते हो, मतलब कि जो आपका पैर के सबसे नीचे का पोर्शन उसको रखते हो, फिर पूरे पैर को ज़मीन पे रखते हो। फिर जब पैर उठाते हो तो सबसे पहले आपका पैर का पीछे का पोर्शन मतलब हील उठता है, हील ऑफ होता है। फिर आप पैर उठाते हो तो आपका जो आगे पैर की उंगलियां मतलब टोज़ हैं वो आपकी ऑफ होती हैं। मैंने आपको एकदम सिंपल से बताया है, जिस तरीके से इसमें मेंशन है उस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। थोड़ा सा बहुत ही बेसिक था लेकिन मैंने फिर भी एकदम सिंपल वे में कर दिया है। तो फेजेस स्टांस फेज और स्विंग फेज होते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट के हिसाब से इतना कंटेंट सफिशिएंट है। बट अगर मान लीजिए आप ना पढ़ के जाओ और एकदम से गेट आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स आप नहीं मेंशन कर सकते, इसीलिए हर एक पॉइंट को डिस्कस करना वीडियो में ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं स्प्रेन और स्ट्रेन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ स्प्रेन होता क्या है। स्प्रेन में आपकी स्ट्रेचिंग आ जाती है लिगामेंट्स में, एक या एक से अधिक लिगामेंट्स में कोई भी है तो आपको आता है स्प्रेन। जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर आप गिर गए हो तब आपको स्प्रेन आता है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब आपके मसल्स या फिर टेंडन में टियर या फिर वहाँ पे इंजरी या फिर सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। ये मेनली होती है आपके पैर में ट्विस्टिंग हो गई, एकदम से हाथ में ट्विस्टिंग हो गई जिसकी वजह से मसल्स में आ गया या टेंडन में आ गया, तो ये आपको स्ट्रेन मिलता है। अब कन्फ्यूजन करता है कि स्ट्रेन और स्प्रेन में टियर किसका हो रहा है, तो मैं सिंपल सी एक ट्रिक बता रही हूँ। जो स्ट्रेन है टी आ रहा है ना, तो
टेंडन में भी आपका टी आ रहा है। तो आपको एक पॉइंट याद करना है, एक में आता है आपका टियर लिगामेंट, एक में आपका होता है टियर टेंडन। टेंडन आपका स्ट्रेन में होगा, बच गया स्प्रेन तो होगा टियर लिगामेंट। एक और रहता है कि लिगामेंट आपके कहाँ से अटैच होते हैं, तो लिगामेंट आपके अटैच होते हैं बोन टू बोन। ये चीज़ अपने अभी एकदम स्टिकी नोट्स या फिर मार्क करके लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए। जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं बोन टू बोन, जो आपके टेंडन होते हैं वो अटैच होते हैं मसल्स टू बोन। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो टियर लिगामेंट्स स्प्रेन होगा, लिगामेंट्स आपके अटैच होते हैं बोन टू बोन। फिर टियर होगा टेंडन, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, वो अटैच होगा मसल्स टू बोन। इसमें आपका मेडिकल मैनेजमेंट आता है राइस, इसमें आपका रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन होता है। एक पॉइंट मैंने लिखा है, पहले आप अगर आपने फ्रैक्चर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग इमोबिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, बट अगर आपको स्ट्रेन और स्प्रेन है तो उसमें हम लोग इमोबिलाइजेशन की जगह आइस का यूज़ करते हैं, हम लोग कोल्ड कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली इसको हाईलाइट करा है, पेंसिल से आइस को मार्क करके इमोबिलाइजेशन लिखा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर में इमोबिलाइजेशन मेंशन था, राइसी आपका निमोनिक्स था, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट स्ट्रेन और स्प्रेन में आपका आइस यूज़ होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे और टॉपिक्स को, जैसे कि आपके आते हैं कास्ट और स्प्लेंट। कास्ट का मतलब क्या होता है? प्लास्टर, मतलब कि कोई भी प्लास्टर कास्ट या फिर फाइबर ग्लास का कास्ट को जहाँ पे भी फ्रैक्चर है वहाँ पे चढ़ा देना, उसको हम लोग कहते हैं कास्ट। अब आप डायग्राम देखोगे तो आपको एकदम से ईजिली याद भी रहेगा। तो कास्ट आपको पता है, आप लिख सकते हो पॉइंट्स, पर्पस खुद से लिख सकते हो। यह आपके बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इमोबिलाइज्ड करता है, बोन को हील करने में हेल्प करता है। 3 से 4 पॉइंट आप खुद से लिख सकते हो। फिर आप एग्जांपल लिख देना, जैसे कि आपका आता है शॉर्ट आर्म कास्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके कोनी तक रहेगा। लॉन्ग आर्म कास्ट आपके मुड्ढे तक आएगा। फिर आपका रहता है बॉडी जैकेट कास्ट, जो आपका पूरा जैकेट फॉर्म में रहेगा। फिर आपका रहेगा सिंगल हिप स्पाइका कास्ट, जिसमें आपका हिप एक कवर होगा। डबल हिप स्पाइका कास्ट आएगा, जिसमें डबल होगा। स्पाइका का मतलब होता है जो आपका जो चेस्ट पोर्शन है वहाँ से आपका कास्ट शुरू होगा। फिर आपका आता है लॉन्ग लेग कास्ट, आपका पूरा लेग कवर करेगा। एक आपका आता है शॉर्ट लेग कास्ट, स्पाइका आपका जो ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ एरिया उनको कवर करता है। तो अगर कास्ट आए तो आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। फिर आपका आता है स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या है? ये आपका मोस्ट पीरियाडिक फ्रैक्चर और डिसलोकेशंस में यूज़ किया जाता है। इसमें आपका फुल्ली कवर नहीं होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में इस तरीके से होता है, आपका फुल्ली कवर नहीं होता है। कुछ आपके कॉमन टाइप्स हैं स्प्लिंट के, मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रेट स्प्लिंट, जिसमें आपका एग्जांपल आएगा वुडन फिंगर। फिर आपका आता है थॉमस स्प्लिंट, जो कि आपका एग्जांपल आएगा मेटल फीमर में यूज़ होगा। फिर आपका आएगा इंटरनल स्प्लिंटिंग, ये आपके इंटरनल में रहेगी। सर्वाइकल कॉलस, ये आपके सर्वाइकल फ्रैक्चर्स के लिए यूज़ होता है। तो सिंपल सी बात है, आपके 4 कॉमन टाइप्स है, एक है आपका स्ट्रेट स्प्लिंट, एक आपका थॉमस स्प्लिंट, एक आपका इंटरनल स्प्लिंट है, एक आपका है सर्वाइकल कोलर्स। सर्वाइकल कोलर्स आपके सर्वाइकल फ्रैक्चर्स में काम करेगा, और जो आपका इंटरनल है ये आपके इंटरनल फिक्सेशन के लिए काम आएगा। थॉमस आपका मेनली बना होता है मेटल से, और ये आपके फीमर, मतलब आप देख रहे हो ना, इससे फीमर में अगर फ्रैक्चर होता है अब आप थॉमस स्प्लिंट का यूज़ करोगे। स्ट्रेट स्प्लिंट आपकी वुडन की बनी होती है, और मेनली इसको हम लोग फिंगर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन आपको बाहर से फोर्सफुली हम लोग प्रेशर या फिर फोर्स देंगे, जिससे मसल स्पास को हम लोग रिड्यूस कर सकें, जो आपके बोन अलाइनमेंट है उसको करेक्ट कर सकें, और जो बोन का पोजीशन है वो उसको हम लोग ठीक कर सकें। यही ट्रैक्शन का मेन काम है। फोर्सफुली हम लोग पुल करते हैं एक्सटर्नल से। आपने ऑर्थोवर्ड में देखा भी होगा, मेनली इस चीज़ को तो आपने बहुत देखा होगा, इसको हम लोग स्किन ट्रैक्शन में कहते हैं। ट्रैक्शन आपके 4 टाइप्स के आते हैं, मेनली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें आपके 4 टाइप्स मेंशन है। पहला आपका है मैनुअल ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी। अगर मैं मेन बताऊं, ट्रैक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। स्किन ट्रैक्शन होता है आपका स्केलेटन ट्रैक्शन होता है, और एक आपका सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है। जो आपका मैनुअल ट्रैक्शन है ये आप डायरेक्टली फिजिशियन पुल करेंगे, और इसमें रिडक्शन और डिसलोकेशन को हम लोग रिड्यूस करते हैं। फिर आपका आता है स्केलेटन, ये मेनली हम लोग जो इंजरीज़ हमारे
बैक स्पाइनल की होती है या फिर स्केलेटन लॉन्गिट्यूडनल रहती है, उसमें हम लोग स्केलेटन को यूज़ करते हैं। ये आपका जैसे कि फ्रैक्चर हो गया है फीमर में, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। फिर आपका आता है सर्वाइकल, इसमें हम लोग जो भी आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री में अगर है तो हम लोग उसमें यूज़ करेंगे सर्वाइकल। फिर ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी, इसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर जहाँ से ग्रेविटी का यूज़ करेंगे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। सो मैं फिर से ट्रैक्शन को एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। ट्रैक्शन एक पुलिंग फोर्स है जिससे हम लोग बॉडी के अलाइनमेंट को सही करते हैं, मसल स्पाज्म और फ्रैक्चर को हील करवाते हैं। इसके आपके मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैनुअल ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटन ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन और ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी। वैसे अगर कभी आपसे ट्रैक्शन पूछे तो आप 3 बताइएगा, वो आपके मेन क्या होते हैं, स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटन और सर्वाइकल। आपके बुक में 4 ये मेंशन है। मैनुअल का है कि अभी डिसलोकेशन हुआ था, फिजिशियन डायरेक्ट ऐसे आपको फोर्स करेंगे और वो मेनली सही हो जाएगा, वो आपका आता है मैनुअल में। फिर आपका आता है स्किन ट्रैक्शन में। स्किन ट्रैक्शन में आप यूज़ करोगे और यूज़ करने के बाद में आप प्रॉपर अलाइनमेंट करोगे स्किन का। फिर आपका आता है स्केलेटन ट्रैक्शन, जैसे कि आप कहोगे फीमोरल फ्रैक्चर हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हुआ तब आप यूज़ करोगे। फिर आपका आता है सर्वाइकल ट्रैक्शन, ये आप यूज़ करोगे सर्वाइकल वर्टिब्री फ्रैक्चर में। फिर आपका आता है ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी, जब देख रहे हो कि ग्रेविटी आपको हेड से लगवानी है तो आप उधर साइड पे ट्रैक्शन करोगे। अगर आपको लोअर एक्सट्रीमिटी में करना है तो आप इधर साइड पे इस तरीके से ट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे। आज की वीडियो को हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी एक्सट्रीमिटी को रिमूव कर देना, सर्जरी से या फिर कोई भी एक्सीडेंट से रिमूव हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं एम्पुटेशन। सिंपल सी है, कोई भी बॉडी एक्सट्रीमिटी का रिमूव हो जाना उसको हम लोग कहते हैं एम्पुटेशन। डेफिनेशन क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, लिम्ब और या फिर पार्ट ऑफ द लिम्ब, उसको हम लोग कहते हैं एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का आपका मेन टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके टाइप्स 2 में रहेगा, एक रहेगा आपका अपर लिम्ब, एक आपका रहेगा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब आप में पहला पॉइंट आता है शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन, मतलब कि अगर आप शोल्डर से रिमूव कर रहे हो, इस डायग्राम से देखिए, अगर आप शोल्डर से रिमूव कर रहे हो तो वो शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन है। फिर आपका सेकंड पॉइंट है अबव एल्बो, एल्बो के अबव से रिमूव कर रहे हो तो अबव एल्बो आएगा, और एल्बो से करो तो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन आएगा। बिलो एल्बो, एल्बो से नीचे करो तो बिलो एल्बो आएगा। फिर आपका आता है रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन। रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन का मतलब है जहाँ पे आपका रिस्ट मतलब जहाँ पे आपका रिस्ट वॉच पहनते हो, बेंगल्स पहनते हो, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिसआर्टिकुलेशन। फिर आपका आता है ट्रांसकार्पल। ट्रांसकार्पल में हम लोग कार्पल्स जो हमारे हैंड में प्रेजेंट होते हैं, पार्शियल हैंड भी कहते हैं जिसको, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। ये है आपका अपर लिम्फ का। अपर लिम्फ में मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन है, शोल्डर से करोगे, अबव एल्बो, एल्बो के ऊपर से, एल्बो डिसआर्टिकुलेशन एल्बो से करोगे, बिलो एल्बो डिसआर्टिकुलेशन एल्बो के नीचे से करोगे, रिस्ट डिसआर्टिकुलेशन रिस्ट साइड से करोगे, ट्रांसकार्पल जो हैंड में कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से आप रिमूव करोगे। इस डायग्राम के थ्रू से आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कहाँ से आपको रिमूव करना है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हिप डिसआर्टिकुलेशन। अब डायग्राम से आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जो आपका हिप साइड से अगर आप एम्पुटेट करा रहे, रिमूव करा रहे, उसको हम लोग कहेंगे हिप डिसआर्टिकुलेशन। फिर अबव नी आएगा, जो आपकी नीज़ होती है उसके अबव, तो उसको हम लोग कहेंगे अबव नी डिसआर्टिकुलेशन। नी डिसआर्टिकुलेशन जो आपका नी से रिमूव करा जाएगा, बिलो नी होगा आपका एक पॉइंट जिसमें हम लोग नीज़ के बिलो में रखेंगे। फिर आपका आता है एंकल डिसआर्टिकुलेशन। एंकल डिसआर्टिकुलेशन का मतलब होता है जो एंकल साइड होता है आपका, उसमें हम लोग एम्पुटेट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एंकल डिसआर्टिकुलेशन। फिर आपके 2 पॉइंट उसमें और आते हैं, एक आता है आपका साइम, एक आपका आता है चौपार्ट। साइम आपका बिलो एंकल होगा, मतलब एंकल के जो नीचे का पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे साइम। चौपार्ट आपका पार्शियल फुट होगा, मतलब कि जो आपके टार्सल्स होते हैं ना लेग में प्रेजेंट, उसको रिमूव करेगा। तो यहीं पे एक चीज़ मैं आपसे फिर से कंक्लूड करना चाहूँगी, जो आपका पार्शियल फुट है उसको हम लोग कहते हैं चौपार्ट, जो आपका पार्शियल हैंड है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसकार्पल। ट्रांसकार्पल आपका पार्शियल हैंड में रिमूव से होगा, और जब आपका पार्शियल फुट हो रहा है तो उसमें हमारा ट्रांसकार्पल रिमूव होगा हमारे लेग में। ये आपका मेन डिफरेंस है।
और एम्पुटेशन में मेन आपका ये दो टाइप्स आते हैं, अपर लिम्ब के और लोअर लिम्ब के। एम्पुटेशन के मेथड्स आते हैं। एक बार एग्जाम में वेरी शॉर्ट में एम्पुटेशन के मेथड्स आ गए थे और हम लोग नहीं पढ़ के गए थे, तो बहुत कन्फ्यूजन था कि क्या होते हैं मेथड्स। फिर जब बाद में आए तब क्लियर हो कि एम्पुटेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें आपका एक क्लोज्ड और एक ओपन आता है। वेल हम लोगों ने इसको टाइप कर दिया, तो हर एक हेडिंग का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। फिर एम्पुटेशन के मेथड्स आपके दो होते हैं, एक आपका आता है ओपन, एक आपका आता है क्लोज्ड। नाम से ही पता चल जाएगा इसमें स्किन कवर नहीं रहेगी, इसमें स्किन कवर रहेगी। मतलब कि ओपन एम्पुटेशन में हम लोग टेम्परेरी स्किन को ओपन नहीं करेंगे, कवर करेंगे। और जो आपका क्लोज्ड है इसमें हम लोग सर्जरी का यूज़ करेंगे। सिंपल से है, इसमें ओपन रहेगा, इसमें आप सर्जरी का नहीं करोगे, स्किन जो आपकी रहेगी वो कवर नहीं रहेगी। क्लोज्ड में आप सर्जरी का यूज़ करोगे और स्किन को कवर करोगे। यह है आपके एम्पुटेशन के मेथड्स। मेनली आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस करा, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले फ्रैक्चर को डिस्कस करा, एम्पुटेशन को डिस्कस करा, गेट टॉपिक को डिस्कस करा, स्ट्रेन को डिस्कस करा, स्प्रेन को डिस्कस करा, कास्ट को डिस्कस करा, स्प्लिंट को डिस्कस करा। इन सारे टॉपिक से अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।